अस्सलाम वालेकुम। हम लोग फ़तक पढ़ रहे थे। फ़तक के कई सारे एग्ज़ाम हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें फ़तक ताम, फ़तक नाक़िस, फ़तक राजे, फ़तक आसी, फ़तक मखनूक, वर्मी, सुद्दी वगैरह वगैरह, और भी कई सारे फ़तक के 11 एग्ज़ाम लगभग हैं दूसरी तरीके से, वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे है कील मेवी। कील मेवी, इसको हम लोग बोलते हैं इंटेस्टिनल हर्निया। इंटेस्टिनल हर्निया, उसकी थोड़ा सा डिटेल है। क्या लिखा है फ़तक, चूँकि ये आपकी किताब में एक अलग से टॉपिक बना के दिया गया होगा, इसलिए हमने इसको यहाँ पर एक हेडिंग बना दिया है। ठीक है। कील मेवी, फ़तक मेवी का नाम है जिसमें आंत उतर जाती है। हम लोग पीछे पढ़े थे ना फ़तक मेवी, और उसको बोले थे ये स्क्रोटल हर्निया, याद आ रहा है? फ़तक में भी यहाँ पर पढ़े थे, वहाँ पर पढ़े थे कि वो उसको स्क्रोटल हर्निया बोलते हैं, है ना। और उसकी वजह ये बताई थी कि स्क्रोटम में आंत उतर जाती है, इसलिए वो स्क्रोटल हर्निया है। हमारे यहाँ उसको फ़तक मेवी या या कील मेवी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो इस चीज़ को उसने बताए थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये जो स्क्रोटल हर्निया जिसको हम बोलेंगे, जिसमें स्क्रोटम में इंटेस्टाइन हो जाता है, उसको हमारे यहाँ कील मेवी या फ़तक मेवी के नाम से जाना जाता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया कि आपको यहाँ पर कंफ्यूज कर दे, वही फ़तक मेवी, लेकिन यहाँ पर हर्निया में हर्निएट क्या कर रहा है, इंटेस्टाइन तो कर रहा है, लेकिन कहाँ पे कर रहा है? स्क्रोटम में कर रहा है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। लिखा है इसमें दर्द कोलंज होता है और अलल उमूम मुहलिक होता है। इसका जो दर्द है वो कोलंज की तरह का है, कोलंज है ना, यानी कॉलिक पेन होता है, कॉलिक पेन होता है। इसमें एक और चीज़ लिखा है अमूमन मोहलिक होता है। मोहलिक कैसे होगा, इसको अगर आप ऐसे देखें तो समझ आएगा। स्क्रोटम में ऐसे इंटेस्टाइन उतर गया है, ठीक है, ठीक है, ऐसा इंटेस्टाइन उतर गया है, ऐसा। अच्छा, जब इंटेस्टाइन नीचे उतरेगा तो ये तो ऐसा कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया है कि इधर का इंटेस्टाइन जब उतरेगा तो यहाँ पर फंस जाएगा। ठीक है। और इंटेस्टाइन तो एक पैसेज है, इंटेस्टाइन एक पैसेज है, यानी इसका खुला रहना ज़रूरी है, तभी तो इधर से आने वाला फूड मैटर या वेस्ट मैटर इधर से निकलेगा। लेकिन ये जब एरिया कंस्ट्रिक्ट करेगा तो क्या होगा, ऐसे सूरत में एरिया चोक कर जाएगा, है ना। और चोक अगर देर तक कर गया तो यहाँ पर ब्लड सप्लाई रुक जाएगी। अब ब्लड सप्लाई रुकने से गैंग्रीन हो सकता है ना। और इसीलिए फिर ये अगर इन्फेक्शस हो गया तो पूरे में उसका इन्फेक्शन फैलेगा। इसलिए लिखा है इसको अलल उमूम मुहलिक है। उस ज़माने में जबकि इसका मतलब कि डायग्नोसिस होना वक्त लेता था, दूसरा इलाज होना वक्त लेता था। इसमें इलाज क्या करेंगे, ये इसको पुश करके अगर बाहर निकाल लेते हैं तो बाहर आता है, लेकिन फिर बैक आ जाता है इसी सूरत में। ठीक है। हमारे यहाँ क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं, अब सर्जरी ही इसका इलाज है। तो ऐसी सूरत में जब इसका लोगों के पास डायग्नोसिस नहीं होता था, ऐसी रह जाता था, तो ये ऐसी सूरत में क्या होता है कि गैंग्रीन बनने के बाद इंसान की मौत हो सकती है। इसीलिए इसको लिखा है कि अलल उमूम मुहलिक है। बट आज के सिनेरियो में देखेंगे तो इतना मुहलिक नहीं है ना। अगर हर्निया हो गया है तो इतना मुहलिक नहीं है कि उससे आदमी मर ही जाए। में भी और उतरता क्या है, कहाँ पर उतरता है, वो इम्पोर्टेंट है। और इसका दर्द जो है कोलन से मुशाबह है। तो इस एक लाइन में आपको 3 अलग अलग सवाल बन सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है कील सर्बी। कील सर्बी, अब सवाल पहले ये है कि सर्बी क्या है, सर्बी क्या है, सर्बी क्या है, किससे बना है, सरब से बना है। और सरब क्या है, सरब क्या है, पिछले क्लास में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, सिफाक है ना। सिफाक की जो चुन्नटें हैं उसमें सबसे बड़ी चुन्नट जो है वो सरब है। यही लाइन पढ़े हैं ना, है? सिफाक की सबसे बड़ी चुन्नटों में जो एक चुन्नट है उसका नाम सरब है। और अगर ये अपनी जगह से कहीं उतर जाए, किसी जगह फंस जाए, तो वहाँ पर इसको हम लोग कील सर्बी कहेंगे। लिखा है जिसमें आंत के बजाय सरब उतर जाती है। इसमें कोई दवाई इलाज नहीं है। ठीक है। अगर स्क्रोटम में या इंग्विनल रीजन में
इंग्विनल रीजन में, ये भी स्क्रोटम में ही ले जाता है। कह रहा है कि अगर आंत के बजाय ये सरब अगर उतर जाए, ठीक है, तो ऐसी सूरत में उसको कील सर्बी या फतक सर्बी के नाम से इसको जानेंगे। क्लियर है? इसमें कोई दवाई इलाज नहीं है। लिख रहा है कि लजाम, जिसको हम लगाम की तारीफ है, जो कमानी भी कहते हैं, ऐसा फतक जिसको दबाने से अंदर चला जाए, इसमें इस्तेमाल करते हैं। वो फतक जो दबाने से वापस चला जाए, जैसे हम स्क्रोटल हर्निया में क्या देखे थे कि आंत उतर तो गई, लेकिन इसको हम पुश करते हैं तो ये बैक चला जाता है। तो ऐसी सूरत में कह रहा है कि ऐसे वाले हर्निया में जिसको दबाने से वापस चला जाए, लजाम लगा देते हैं, या उसको लगाम बोलते हैं, लगा देते हैं। कमानी है, कमानी लगा देंगे तो ये नीचे फिर नहीं उतरेगा। ठीक है, ये उस वक्त इस्तेमाल किया जाने वाला चीज़ था। तो इस सवाल यहाँ पे क्या हो सकता है इंपॉर्टेंट, कि लजाम क्या है। लगाम समझ में आएगा तो लिखेगा तो समझ में आ जाएगा भाई लगाम जो हम लोग किसी चीज़ को रोकने के लिए लगाते हैं, है ना। तो लजाम नहीं समझ में आएगा। तो लजाम जो है वो लगाम का ही मोरब है, इसी से लजाम बना है, और इसके माने कमानी के हैं। और जो चीज़ की इस हर्निया को उतरने से रोकता है, उसके लिए यहाँ पर कमानी को फंसा देते हैं। कमानी को फंसा देंगे तो ऊपर की चीज़ें नीचे नहीं उतरेगी। और ये भी सवाल पूछा जाता है कि लजाम का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, ये सवाल पूछा जाता है। तो लजाम का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, खास करके कील मेवी में या कील सर्बी में। जो हर्निया उतर जाता है उसको वापस करने, पुश करने पर वापस हो जाए, ऐसे वाले हर्निया में इस्तेमाल करेंगे। वैसे वाले में नहीं करेंगे जिसमें पुश करने पर वापस ही ना जाए। क्यों? कि भैया वापस ही नहीं जाएगा, तो यहाँ पर कमानी लगा देंगे तो वो तो और फंस जाएगा। तो इसलिए वहाँ पर नहीं इस्तेमाल करना, जहाँ पर इस्तेमाल करना है पुश करके जो अंदर बाहर कर दिया और फिर कमानी लगा दिया तो अब नहीं उतरेगा, इसलिए वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट हो सकता है वो ये कि सरब क्या है, पहला सवाल तो ये। दूसरा, ये किसकी चुन्नट है वो। तीसरा सवाल, कील सर्बी क्या है और इसमें उतरता क्या है, ठीक है, और लजाम क्या है और इसका इस्तेमाल क्या है। ये कई सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। फतक वर्मी होगा इसके लिए, फतक वर्मी। अगर फतक मुतवर्रिम हो जाए तो बर्फ से टिकोर करें। फतक मुतवर्रिम होने का क्या मतलब हुआ कि एक तो ये हर्निया है, फतक है, और ये फतक जो है उसमें तवर्रुम हो गया है, सूजन हो गई है, ठीक है। जब इस फतक में ये हमारे लिए ये चीज़ हर्निएट किया है और इसमें सूजन भी हो जाए, तो कह रहा है कि ऐसी जगह पर बर्फ़ से टिकोर करें, बर्फ़ से टिकोर करें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ पर मादा को ये जमा नहीं होने देगा, ठीक है। आगे लिखा है, अगर फतक में सुद्दा पड़ जाए तो फ़ौरन हुकना और उसके बाद बर्फ़ से टिकोर किया जाए। फतक में सुद्दा पड़ जाए, फतक एक तो ये हर्निएट किया हुआ है और कह रहा है कि उसमें सुद्दा पड़ जाए, एम्बोलिज्म हो जाए, तब लिख रहा है कि इस में क्या करना है, हुकना देना है। हुकना देने से क्या होगा, मादा खारिज होगा, तो हो सकता है कि जो सुद्दा है वो भी उससे खारिज हो जाएगा। और फिर उसके बाद टिकोर करने के लिए कहा गया है, यानी पहले सुद्दे को निकालने का इंतजाम करें और उसके लिए हमको मुसिल देना है या हुकना देना है, ठीक है। तो फतक वर्मी में जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि हम यहाँ पर बर्फ़ का टिकोर करते हैं। सवाल ये पूछा जाता है कि फतक वर्मी में इलाज के तौर पर इनमें से क्या इस्तेमाल करते हैं या तदबीर के तौर पर क्या इस्तेमाल करते हैं। जवाब होगा बर्फ़ से टिकोर करना, पहला। और दूसरा यही सवाल इसी को ट्विस्ट कर दे कि फतक वर्मी अगर सुद्दे की वजह से हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, टिकोर तो करेंगे लेकिन उससे पहले हम लोग हुकना करेंगे, ठीक है। तो दोनों का जवाब थोड़ा सा बदल जाएगा। तो ये हो गया फतक वर्मी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है, नतुस्सिरा, ठीक है। इसको नाफ का उभर आना भी लिखते हैं, नाफ का उभर आना भी लिखते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में इसको अम्बलाइकल हर्निया कहते हैं, अम्बलाइकल हर्निया। लेकिन इसकी वजह ये होती है कि नाफ के मकाम पर पर्दा सिफाक में फतक पैदा हो जाता है। यानी एक इंसान, ये मान लें कि अम्बलाइकस है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख क्या हो रहा है, इसके ठीक नीचे क्या है, पर्दा सिफाक है ना। ये पर्दा सिफाक इसके अंदर घुस जाता है, घुसे घुसे बड़ा होगा तो क्या होगा, नाफ जो है उभर आएगा, नाफ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नतुस्सिरा, ठीक है। तो वजह बताई है
कि यहाँ पर पर्दा सिफाक में फतक पैदा हो जाता है और वही अम्बलाइकल रीजन में आ जाता है, जिसकी वजह से अम्बलाइकस जो है वो उभर जाता है और इसको हम लोग नतूसिरा के नाम से जानते हैं। इसका सबब बलगमी रतूबत है, जैसा कि इस्तिस्का में होता है। अगर सबब पूछे नतूसिरा का तो क्या लिखना है? सबब क्या है? बलगमी रतूबत। बलगमी रतूबत से होता क्या है? बलगमी रतूबत जो है किसी भी मादे को या किसी भी ऑर्गन को ढीला कर देती है, कमज़ोर कर देती है। ढीला कैसे करती है? बलगम में का मिजाज कैसा है? सर्दतर है, इसमें तरी भी है और सर्दी भी है। जिसमें तरी ज़्यादा होगी वो क्या करेगा? उस जगह पे फ्लूइड भर देगा, है ना। जब फ्लूइड भर देगा तो वो अज़ा कैसे हो जाएंगे? ढीले ढाले हो जाएंगे। बच्चे का बदन कैसा होता है? बहुत नरम नाजुक होता है, ढीला ढाला, क्योंकि इसमें रतूबत ज़्यादा होती है। जैसे जैसे बच्चे में उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे रतूबत कम होती है और मसल में सख्ती आती जाती है। ठीक है, तो कॉमन सेंस की बात है कि जहाँ पर रतूबत ज़्यादा होगी वो अज़ू ढीला होगा, और यहाँ पर बलगमी रतूबत है तो रतूबत है और वो भी बलगमी मिजाज का है, तो कह रहा है कि ये अज़ा को ढीला कर दे। जो अज़ा ढीला होगा वो ऐसे कमज़ोर हो जाएगा, ऐसे भी कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कह रहा है कि नतूसिरा की जो सबब है वो बलगमी रतूबत है, जैसा कि इस्तिस्का में होता है, या री है, जैसा कि इस्तिस्का तबली में होता है। अगली का हमाम करने से ज़्यादा बड़ी हो जाती है। ये पहले से रतूबत की वजह थी और अगर हमाम कराएंगे तो हमाम हमारे जिस्म में तरी पैदा करती है, तो इसलिए लिख रहा है कि हमाम से तो नतूसिरा किसी को है तो सवाल पूछा जाता है भाई नतूसिरा में हमाम जायज़ है, नाजायज़ है, या इससे नुकसान है। ठीक है, तो इसमें नतूसिरा में हमाम हम क्या करेंगे? मना करेंगे। क्यों मना करेंगे? क्योंकि इससे बढ़ जाती है। ठीक है, तो सवाल को ट्विस्ट करके ऐसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है वर्म सिफाक। सिफाक हम लोग पेरिटोनियम को बोलते हैं, और वर्म हम लोग जब इस्तेमाल किए सिफाक के लिए तो इसको पेरिटोनाइटिस बोलेंगे। ठीक है, सिफाक को यूनानी में बारीतून कहते हैं। इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, बारीतून, बारीतानून, नहीं, दो अलग या तीन अलग अलग टर्म है, बारातनीन करके भी है शायद। ठीक है, वो दोनों जो है वो यूनानी टर्म है। तो सिफाक को लिख रहा है कि यूनानी में बारीतून कहते हैं। इसकी दो किस्में हैं। किसकी दो किस्में हैं? वर्म सिफाक की दो किस्में हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। वर्म सिफाक की दो किस्में हैं, एक तो वर्म हाद है, दूसरा वर्म मुज़मिन है। ठीक है, सिफाक का वर्म हाद निहायत मोहलिक मर्ज है। ये वाला जो है इसको हम लोग इंग्लिश में एक्यूट पेरिटोनाइटिस बोलते हैं, एक्यूट पेरिटोनाइटिस बोलते हैं। और इसके बारे में लिखा है कि ये मोहलिक है, इसमें इंसान मर जाता है। हमारे यहाँ भी कहा था एक्यूट पेरिटोनाइटिस हो गया तो एक इमरजेंसी कंडीशन है, सीवियर पेन होता है, मरीज को जल्दी से हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। तो लिख रहा है कि ये निहायती मौलिक मर्ज है। अगर ये जिगर, गुर्दा या तिहाल के अंदर, क्या लिखा है? अगर ये जिगर, गुर्दा या तिहाल के अंदर सुराख हो जाने से लाक हुआ हो तो उसे वर्म तसक्कुबी कहते हैं। वर्म तसक्कुबी, तसक्कुब माने हाँ, ते से काबे, मतलब छेद करना, छेद। हाँ, ठीक है, वर्म तसक्कुबी वो वर्म जो छेद होने की वजह से हुआ हो। और छेद होने का क्या मतलब है कि जिगर हो, चाहे गुर्दा हो, और कौन सा वो है, तिहाल हो, या और भी जैसे अपेंडिक्स हो। तीन मिसाल दिया जाए, तीन ही नहीं, और भी जगह पर, क्योंकि अपेंडिक्स वाला ज़्यादा कॉमन है, वर्म ज़्यादा। और इसमें क्या होता है, आप लोग देखे हैं कि इंटेस्टाइन में इसमें जो है इन्फ्लेमेशन हो जाता है। अगर पस जमा हो गया तो ये फट जाता है। ठीक है, और ये फटेगा तो इसका पस पूरे में फैल जाएगा, पेरिटोनियम में फैल जाएगा। तो ज़्यादातर पेरिटोनाइटिस एक्यूट एपेंडिसाइटिस की वजह से होता है। ठीक है, तो ये सब में, इसमें भी अगर पस जमा हो जाए और उसका पस का मवाद बाहर निकल आए तो फटना का मतलब वही हुआ। ठीक है, इंटेस्टाइन में भी अगर क्या है, जीआईटी में कोई
माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह रहा है और उसने क्या किया, धीरे धीरे छेद कर दिया, तो छेद करके वो फैल जाता है। वो सारी सूरतें वर्म तशक्कुबी कहलाएंगी। इसकी वजह से एक्यूट पेरिटोनाइटिस होता है। ठीक है, आगे लिखा है नब्ज सरी होती है और आखिर में सरी और तार की तरह सख्त हो जाती है। सरी और तार की तरह सख्त हो जाती है। सरी मैंने क्या होता है, तेज। कहीं पर भी वर्म है, ठीक है, या पस जमा है, तो ऐसी सूरत में नब्ज सरी हुआ करती है, तेज हुआ करती है। बुखार है तो नब्ज सरी हुआ करती है। इन्फेक्शन है तो नब्ज सरी हुआ करती है। ठीक है, इस मर्ज का इश्तिबाह का माने जब दो बीमारी एक ही जैसी लग रही हो। जब किसी को बुखार है, वो बुखार मलेरिया जैसा भी लग रहा हो और टाइफाइड जैसा भी लग रहा हो, ठीक है, वो यूटीआई जैसा भी लग रहा हो, तो हम लोग वहाँ पर डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं। इसी वर्ड का जो इस्तेमाल किया गया है, हम लोग क्या होता है, कभी कभी सेंटेंस पढ़ते हैं, नहीं समझ में आता है तो हम लोग छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, लिख रहा है, सेंटेंस लिख देते, इस मर्ज का इश्तिबाह क्या लिखा है, हदार अज़लात शिकम, हदार अज़लात शिकम, हदार अज़लात शिकम, इख्तनाकुर रहम, और क्या है, वर्म अमा, कोलंज, इन सब से हो सकता है। तो इश्तिबाह का मतलब हुआ शक शुबा जो होता है। शक शुबा किस में होता है, जब दो लड़का एक ही जैसा आ जाए मेरे सामने, तो हम कंफ्यूज कर जाएंगे, भैया असल में ये अल्लाह कौन है, ये वाला है कि ये वाला है। ठीक है, तो इश्तिबाह वहीं पे होता है। तो दो बीमारी एक जैसी अगर हमारे सामने आ जाए या एक ही तरह का प्रेजेंटेशन कई बीमारी में हो, तब थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं और ऐसी सूरत में हमको डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना पड़ता है। तो इसलिए लिखा है कि जो वर्म सिफाक है, सवाल ये पूछा जाता है कि इन मर्ज में से कौन सा मर्ज वर्म सिफाक से मिलता जुलता है या वर्म सिफाक से मुश्तबा है। ठीक है, तो उसमें आपको जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से चुनना पड़ेगा। कुछ ना कुछ उसके साथ कॉलेज में दर्द होता है, वर्म सिफाक में भी दर्द होता है। ठीक है, कॉलेज में बुखार होता है ना हो, लेकिन वर्म सिफाक में बुखार होता है, लेकिन मिलता क्या है, पेट दर्द दोनों में है, शुगर हो रहा है। अच्छा, इसमें वर्म अमा है, वर्म अमा में जो दर्द होता है वैसी दर्द वर्म सिफाक में भी होता है, इसीलिए दोनों का इश्तिबाह होता है। इसी तरह इख्तनाकुर रहम में क्या होता है, इख्तनाकुर रहम में बेहोश होकर गिर पड़ती है, इसमें भी गशी आ सकती है, पेट दर्द बहुत ज़्यादा हो जाए तो मरीज गशी खा के गिर सकता है। लेकिन डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहाँ पे होगा, पेट दर्द में। इख्तनाकुर रहम में पेट दर्द नहीं होता है, इसमें पेट दर्द होता है। तो इस तरह से आप उसको अलग अलग कर सकते हैं। हदार मने होता है, हदार मने क्या होता है, हदार आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है, पढ़ा है हदार मने नहीं याद है, वजल मुफासिल, वजल मुफासिल, मेरे ख्याल से बीच में कॉमा होना चाहिए और अज़लात शिकम के साथ वर्म होना चाहिए। बुक में एक बार देखना पड़ेगा, देख लीजिएगा, हदार अलग और वर्म अज़लात शिकम अलग होना चाहिए। ठीक है, तो अब हदार का यहाँ पे क्यों जिक्र है ये मुझे खुद शुबा है। ठीक है, देखिए हदार का माने होता है वजल मुफासिल, जॉइंट्स पेन से इससे बहुत ज़्यादा कोई रिलेशन नहीं दिखता है, लेकिन एक जो जॉइंट पेन है वो वजल मुफासिल रूमेटॉइड अर्थराइटिस वाला, उसमें बुखार होता है। ठीक है, तो ये हो गया इश्तिबाह का जो वर्ड क्यों इस्तेमाल हुआ है उसका डिस्क्रिप्शन। आगे लिखा वर्म मुज़मिन में सिफाक के जोफ में मायत मुतरशा होकर जमा हो जाती है। वर्म मुज़मिन में अगर किसी को सिफाक का वर्म कैसा है, मुज़मिन किस्म का है, ठीक है, तो लिख रहा है ऐसी सूरत में मेरा जोफ में मायत मुतरशा होकर जमा हो जाती है। किस जोफ में, सिफाक और आज़ा के बीच में, यानी ये तो अज़लात शिकम हो गया, ये सिफाक हो गया और इसमें ऑर्गन है ना, तो ऑर्गन और इसके बीच में स्पेस है, खाली जगह है ना। तो कह रहा है कि इस जोफ में पानी जमा हो जाती है। कब पानी जमा हो जाती है, जब ये वर्म सिफाक मुज़मिन किस्म का हो, वर्म सिफाक मुज़मिन हो, तब ऐसी सूरत में लिख रहा है कि यहाँ पर
मायत जमा हो जाती है। तो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिफाक के वर्ब में किस किस्म में मायत जमा हो सकती है या हो जाती है, तो वो वर्ब मुज़मिन है। ठीक है, या ये पूछा जाता है कि अगर किसी मरीज़ के सिफाक के नीचे मायत जमा हो गई है, ये मर्ज़ की कौन सी किस्म है, घुमा करके सवाल से पूछा जाता है। आगे लिखा है जिससे रफ्ता रफ्ता रेशेदार साख्त पैदा हो जाती है और आखिर में नज़दीक के अज़ा एक दूसरे से मुल्तसिक हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या कि ये जो पानी यहाँ पे जमा हुआ है, ये पानी अगर जमा रह जाए लॉन्ग टर्म तक, देर तक, कुछ दिनों तक, तो ये धीरे धीरे फाइबरस हो जाएगा। ठीक है, और जब फाइबरस हो जाएगा तो क्या होगा, ये दो अज़ा को जोड़ देगा, इल्तिसाक हो जाएगा। इल्तिसाक का वर्ड इस्तेमाल हुआ है ना। मुल्तसिक हो जाना इल्तिसाक से बना है, यानी दोनों एक दूसरे से बंध जाएगा। ठीक है, चिपक जाएगा। और अब जानते हैं कि अज़ा के अंदर भी अपना मूवमेंट है ना। सब अज़ा में मूवमेंट नहीं है, लेकिन कुछ अज़ा में मूवमेंट है। जैसे कि जिगर तो ये फिक्स है, ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में मूवमेंट है। ठीक है, और लेकिन अगर ये फिक्स हो गया, इससे आगे चिपक गया तो क्या होगा, उसमें मूवमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए लिख रहा है कि ये इसके अंदर जो मायत जमा होती है, ये मायत दिनों तक अगर ऐसे ही रह जाए तो ऐसी सूरत में वो फाइबरस टिश्यू वहाँ पे पैदा कर देगी और फिर वो एक दूसरे अज़ा को चिपका देगी। आगे लिखा है मुखद्दिरात में से अफ्यून और उसके मुरक्कबात जैसे बरशाशा इस मर्ज़ में बहुत ही मुफीद हैं। कई जगह आपने दर्द में अक्सर देखा होगा कि भाई अफ्यून मना कर दिया, बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो अफ्यून या उसके मुरक्कबात जैसे बरशाशा, ठीक है, इस दर्द में वर्ब में सिफाक में मुफीद हैं। ठीक है, बरशाशा का नाम सुना है, क्या है? हाँ, बरशाशा का नाम बरुस्सा है ना। साथ में ठीक करने वाला, बहुत चंद सेकंड में ठीक करने वाला, जल्द ठीक करने वाला, उसी से बरशाशा बना है। ठीक है, इस मर्ज़ में बहुत ही मुफीद है। इनमें से मेदा और आमा की हरकत दूधिया बंद हो जाती है। एक तो नुकसान ये है जो अक्सर औकात दर्द में इजाफा का बास होती है। इनसे यानी अगर किसी को अफ्यून है उसके मुरक्कबात खिलाएंगे तो नुकसान क्या हो सकता है, ये भी नुकसान है। ठीक है, क्या नुकसान हो सकता है, अमा की हरकतें दूधिया हाँ बंद हो जाती है। क्या बोल रहे हैं, हाँ, कीड़े जैसी हरकत को ही हरकतें बढ़ता है, हरकतें दूधिया से, तो ये कम हो जाएगा। जब ये कम होगा इसके खाने से, चूँकि ये क्या है, मुखद्दिर है, तो किसी भी नर्व के आसाब के हरकत को या आसाब की जो कुव्वत है, आसाब का जो फेल है, उसको सुस्त कर देता है। और हरकतें दूधिया किससे होता है, आसाब के ही रिलेशन से होता है, आसाब के ही कंट्रोल से होता है। और उसको ये अगर सुस्त कर दिया तो दर्द तो भाई ठीक हो गया, आराम हो गया, लेकिन ये दूसरी चीज़ पैदा हो गई, इससे फिर आगे दिक्कत होगी, दर्द पैदा होगा। तो आपको ये भी याद रखना है कि इसमें मुफीद तो है, लेकिन उसकी एक नुकसान ये भी है। तो सवाल यहाँ पर इस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, हाँ, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, मादा रुकेगा, शुद्धा हो जाएगा, दर्द की वजह से बाद में दर्द होगा। अगर कोई तफुनी मादा है तो उससे और दिक्कत पैदा होगी। भाई तफुनी मादा को बॉडी से निकल जाना चाहिए, लेकिन वो देर तक रुकी रहेगी। चलिए, दर्द की शिद्दत के वक्त मुसिल की इजाज़त नहीं। दर्द जब शदीद हो तो ऐसी सूरत में मुसिल देने से मना किया गया है। तो ये लाइन इम्पोर्टेंट है कि दर्द की शिद्दत में मुसिल की इजाज़त नहीं है। ठीक है, ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो गया है।